नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। उड़ीसा रेलवे हादसा काफी चर्चाओं में रहा और ये अभी 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा रेल हादसा, ये सारी बातचीत आप लोग कई बार सुन रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक बात और होती है कवच की, कि भाई इसमें कवच होता तो इतना बड़ा हादसा ना होता। विपक्ष कुछ कहता है, जो सत्ता दल है वो कुछ कहता है। इसी में एक दो बयान आए थे। एक ममता बनर्जी ने अश्विनी वैष्णव पे कहा कि भाई कवच सिस्टम होता तो ये हादसा टाला जा सकता था। वहीं पर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना था कि इस रेलवे हादसे से कवच का कोई लेना देना नहीं है, कवच होता भी तो कोई असर नहीं करता। तो हमारी बात आ जाती है कि भाई हम पहले कवच को समझें और फिर अपना उस पर आकलन करें कि भाई कवच होता तो क्या होता और कवच है क्या एग्जैक्टली। तो आपके लिए जीएस पेपर 3 की बात करें, जो सामान्य अध्ययन का पेपर 3 होता है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए हम इसको अच्छे से समीक्षा करते हैं कि भाई क्या होता है कवच, और ये रेलवे कवच सिस्टम क्या अभी चर्चा में आया है या रेलवे के पास पहले से भी था, और जो बाकी विकसित देश हैं वो कैसे इस पर काम करते हैं। तो इन सारी चीजों को आज हम समझेंगे। शुरू करते हैं सेशन। उससे पहले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप स्टडी IQ का हिंदी माध्यम का बैच एनरोल करना चाहते हैं तो आपके लिए अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर आया हुआ है। 17,499 में ये कोर्स अवेलेबल है। अगर आप कोड यूज करेंगे मनीष लाइव, तो इस फाउंडेशन बैच को, जो कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए है, 2 साल का ये कोर्स है, मतलब 2 साल के लिए वैलिडिटी है इसकी। और इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं आपके जीएस के, सामान्य अध्ययन के, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। शाम को 6 बजे से ये क्लासेस होंगी और 7 जून का बैच आप जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जो भी बच्चे 2024 के लिए 25 के लिए टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सटीक समय है अभी क्लास शुरू करने का। इसके अलावा किसी भी तरह का डाउट आता है तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर आपको सब्जेक्ट रिलेटेड कोई कहीं पर कोई डाउट आता है तो आप इन दोनों ही जगह पर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो बात हो रही थी कवच के बारे में, तो इसी पर आ जाते हैं। तो भाई कवच क्या है? तो कवच के बारे में अगर हम बात करें तो ये सिलसिला जो चालू हुआ 2012 में, जब यूपीए की सरकार थी, तभी एक सिस्टम की टेस्टिंग की गई थी हैदराबाद में। लेकिन वो जो है ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद 2022 में वापस से जो सिस्टम था उसकी टेस्टिंग की गई और कहा गया कि सारी रेल ट्रेनों में इसको लगाया जाएगा, जिससे एक ही ट्रैक पे चल रही 2 ट्रेनें अगर चल रही हैं तो उनके बीच में जो टकराहट हो जाती है, डिरेलमेंट हो जाता है कि भाई पटरी से पलट जाती हैं, आपस में एक्सीडेंट्स होते हैं, उनसे बचाने के लिए कवच नाम की प्रणाली को इजाद किया गया था। तो ये भारत की अपनी स्वचालित, ये देखा जाए तो ये इंडिजीनियस सुरक्षा प्रणाली है। इंडिजीनियस शब्द मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो भारत में ही निर्मित हो, स्वदेशी निर्मित हो, उसकी बात की जाती है। तो ये सुरक्षा प्रणाली वो है जो ट्रेन कोलिजन बचाव प्रणाली है, मतलब ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम है। ट्रेन का कोलिजन होने से एवॉइड करने वाला जो सिस्टम है, मतलब एक बचाव प्रणाली है, एवॉइडेंस सिस्टम, जिसको TCAS के नाम से जाना जाता है, वो है। तो ये नाम से वर्ष 2012 में विकासशील है और जिसे आर्मर या कवच भी नाम दिया गया। तो मतलब जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी तब ये सिस्टम आया था। इसकी सफल टेस्टिंग भी हुई थी 2012 में, फिर इसको लागू करने के लिए बातचीत की गई थी, लेकिन फिर 2014 में सरकार बदली, फिर 10 साल निकल गए। उसके बाद फिर एनडीए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है रिसर्च की थी और एक आपने देखा भी था कि अश्विनी वैष्णव और रेलवे के चेयरमैन एक ट्रेन में बैठकर गए थे और इस रेलवे कवच की टेस्टिंग करके कहा गया था कि इसको लगाया जाएगा और इससे आगे होने वाली दुर्घटनाओं को बचाया जा सकता है। ये इतनी सटीक प्रणाली है कि ये जो है 10,000 वर्ष में एक रेलवे हादसा करने की इसकी क्षमता है, मतलब इतना सुरक्षित हम रेलवे को बना देंगे, जीरो एक्सीडेंट्स वाली। तो ये बात की गई थी, लेकिन शुरुआत कब से हुई? 2012 से हुई। क्या है ये? तो ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम, मतलब आपका ट्रेन कोलिजन, मतलब कोलिजन का मतलब होता है टकराना, और उनसे बचाव प्रणाली है, जैसे आर्मर या कवच भी नाम दिया जाता है, तो इसलिए इसको रेलवे कवच कहा गया। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिसको RFID कहा जाता है, उपकरणों का एक सेट है। अब ये कैसे काम करता है? तो बेसिकली एक जो ट्रैक होता है, जैसे कोई रेलवे ट्रैक है, तो इस रेलवे ट्रैक पर इस तरह के टावर्स लगाए जाते हैं। ये टावर्स रेडियो संचार पे काम करते हैं, जो सैटेलाइट से भी सिग्नल्स ले लेते रहते हैं, जीपीएस का भी उपयोग करते हैं, और ट्रेन के अंदर भी इनके जो एंटीनाज होते हैं उनका सिग्नल रिसीव हो सकता है।
तो बेसिकली मान लिया जाए कि एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें चल रही हैं, एक ट्रैक है, यहां पर ए ट्रेन है और बी ट्रेन है। तो ये ट्रैक पर अगर कवच लगा होगा तो ये जो रेडियो संचार प्रणाली से ये इसको भी सिग्नल देगा, इसको भी सिग्नल देगा, और दोनों को सिग्नल देने से आपका कई तरह की दुर्घटनाओं को बचाया जा सकता है। ये इस तरह की प्रणाली बताई गई थी। तो ये किस पर काम करती है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिसको RFID कहा जाता है। उपकरणों का एक सेट है जो लोकोमोटिव तथा सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ पटरियों में भी स्थापित होता है। देखिए, लोकोमोटिव का मतलब होता है जो आपने देखा होगा, जो ट्रेनों का इंजन होता है उसकी बात की जा रही है, और साथ साथ पटरियों के पास भी लगाया जाता है। तो इसका खर्चा ज्यादा है। सबसे बड़ी चीज थी कि अभी इस ट्रेन में क्यों नहीं था, तो ये भारत में पूरी तरह से कवच का जाल फैलाया नहीं गया है, क्योंकि 1 किलोमीटर का ही खर्चा लगभग 30 से 50 लाख के बीच में आता है, जो कि पूरे अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर जो बड़े बड़े विकसित देश हैं वहां पर एक करोड़ों में खर्च होता है। लेकिन भारत ने काफी सस्ता प्रणाली बनाई है, लेकिन अभी सभी जगह लागू नहीं हो पाई है। तो ये भी एक सच्चाई है। इसके अलावा वे ट्रेनों के ब्रेक को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके एक दूसरे से जुड़ते हैं तथा ड्राइवरों को सतर्क भी करते हैं। ये सभी प्रोग्राम के आधार पर होते हैं। तो ये जो प्रणाली है इसकी बात की जा रही है कवच की। 2012 में इसको लाया गया ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो बचाव प्रणाली थी उसके तौर पे। किस फ्रीक्वेंसी पे काम करती है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, आवृत्ति पे काम करती है, और आइडेंटिफिकेशन RFID के तौर पर जाना जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहां पे क्या होता है कि भाई अगर किसी RFID रीडर, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये RFID रीडर लगा होता है। अब एक ही इस पर अगर ये चीजें चल रही हैं तो इनके अंदर अगर TCAS है, TCAS की बात की हमने, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ये बात हो रही है। अब ये क्या करेंगे, रेडियो जो कम्युनिकेशन होगा, रेडियो संचार होगा, उसके तहत ये सिग्नल आदान प्रदान हो जाएंगे कि भाई इसी ट्रैक पर दो ट्रेनें चल रही हैं। और इनका पूरा का पूरा संचार किससे होगा? तो भाई आपकी सैटेलाइट उपग्रहों के माध्यम से भी होगा, और उपग्रह भी इनको रेडियो सिग्नल्स के तौर पर GPS मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है उसके तहत बहुत सारी चीजें प्रदान करेंगे कि भाई ये एक ही रूट पर चल रही हैं। तो GPS से भी कनेक्टेड है, रेडियो कम्युनिकेशन भी हो रहा है, मतलब रेडियो संचार भी हो रहा है यहां से, और ये पूरी तरह से एक जगह से नियंत्रित होगा जहां पर ये अवॉइडेंस सिस्टम का पूरा एक बोल सकते हैं कि जैसे इसका ये केंद्र है, इस केंद्र से भी यहां पर सिग्नल्स जाएंगे कि भाई इस तरीके से एक ट्रैक पर दो ट्रेनें आ रही हैं। इन दोनों ट्रेनों के अंदर जो सिस्टम लगे हैं उनके पास भी ये प्रणाली पहुंचेगी कि भाई इसी ट्रैक पर दो ट्रेनें चल रही हैं। तो ये पूरा का पूरा जितना भी डेटा होगा, तो डाटा रेडियो संचार के माध्यम से इस ट्रेन के पास भी पहुंचेगा, इस ट्रेन के पास भी पहुंचेगा। यहां पर जो सिग्नल लगा रहेगा वो सैटेलाइट से भी कम्युनिकेट करेगा, और साथ साथ इनका जो एक कंट्रोल सेंटर होगा वहां पर भी पूरी तरह से सुविधाएं पहुंचाएगा, साथ साथ संचार भी करेगा कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो यहां पर मल्टी बॉडी जो रहेगी, तो मतलब यहां पर जो लोकोमोटिव पायलट होंगे उनको भी जो उनका कंट्रोल सेंटर है वहां से फोन आ सकता है, सैटेलाइट से उनको सिग्नल्स भेजे जा सकते हैं कि आप जिस ट्रैक पे काम कर रहे हैं वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें हैं। तो इस तरीके से करने वाली प्रणाली है। अगर हम बात करें तो ये जो है, जैसे मैंने बताया कि हर ट्रैक पर भी इसको लगाना पड़ता है, साथ साथ ट्रेन में भी लगाना होता है। तो ये तीन चीजों पर ये पूरा काम करता है, जिसमें GPS भी है, इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर भी है, और संचार के लिए किस व्यवस्था का हम यूज कर रहे हैं? रेडियो संचार का काम कर रहे हैं। तो ये तीनों को ही मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? इसी को हम कवच बोल देंगे। तो रेलवे कवच दो ट्रेनों के बीच टक्करों को आखिर रोकता कैसे? तो आप यही बताएंगे कि इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, एक GPS का भी इस्तेमाल कर रहा है और रेडियो संचार का इस्तेमाल कर रहा है, और इससे संचार जो हो रहा है, क्योंकि कहीं पर भी कम्युनिकेशन होगा, संचार होगा, तो कुछ ना कुछ चीजों का आदान प्रदान होगा। तो किस चीज का आदान प्रदान हो रहा है? सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। ये सूचना है कि भाई इसी ट्रैक पर दूसरा, जैसे आपने टेस्ला की गाड़ियों के बारे में सुना, भाई टेस्ला जो है एक तरीके से अमेरिका में काफी प्रचलित हुआ कि उसमें ड्राइवर लेस कार ड्राइविंग हो रही है। एक ही सड़क पर दो गाड़ियां आ जा रही हैं तो वो आपस में रुक जा रहा है। तो वो किस पे काम कर रहा है? संचार व्यवस्था पे ही काम कर रहा है, कम्युनिकेशन है वहां पे। तो यहां पर भी जो कवच को बोला गया कि वो कैसे दो ट्रेनों की टक्कर को रोक सकता है, तो उसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर भी काम करेगा, GPS भी काम करेगा, रेडियो संचार भी काम करेगा। तो आप ये बता सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में इंजन, माइक्रो प्रोसेसर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS, वैसे तो भारत ने अपना खुद का भी GPS बना लिया है जिसको नाविक के नाम से जाना जाता है, IRNS,
GNSS, इस पर भी हमने बात की हुई है। GPS और रेडियो संचार के माध्यम से सिग्नल सिस्टम और कंट्रोल टावर से जुड़ा होता है। ये कंट्रोल टावर जो है इससे जुड़ा होता है और ट्रेन के ऐसे दो इंजनों के बीच टक्कर को रोकता है जिनमें रेलवे कवच सिस्टम काम कर रहा है। तो अभी यहाँ पर बालासोर में जो अभी रेलवे हादसा हुआ उसमें इसकी बताया गया कि वहां कवच नहीं था, और फिर वही सवाल उठेगा कि भाई कवच होता तो क्या ये हादसा बच पाता। इसकी भी समीक्षा हम आखिरी में करेंगे, क्योंकि रेलवे मंत्री का बयान आया कि कवच ये हादसा नहीं टाल सकता था, क्योंकि यहां पर एक ही रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें नहीं चल रही थी, लूप लाइन में जाने के कारण यह हादसा हुआ। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इसकी पूरी जो इसके पूरे तकनीकी पक्ष है उसको समझ लेते हैं, उसके आगे फिर हम बात करते हैं। यदि सिग्नल की अनदेखी कर दी जाए, मतलब मान लिया जाए कि भाई यहां पर एक सिग्नल था और ट्रेन आगे बढ़ गई बिना सिग्नल देखे, ये भी आगे बढ़ गए, तो क्या होगा? तो यदि सिग्नल की अनदेखी कर दो ट्रेनें एक ही दिशा में आगे बढ़ रही हैं, तो पीछे वाली ट्रेन होगी उसे ये सिस्टम एक सेफ डिफेंस पर ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर रोक देगा, यानी टक्कर होने से पहले ही ये उसमें ब्रेक लगा देगा। ये चीज ये करती है, मतलब एक ही ट्रेन पर अगर सिग्नल भी छूट गया है तो भी काम करेगा। तो इस तरीके से ये चीज काम करती है। इसके अलावा घने कोहरे में भी हादसे से बचाने के लिए कवच ने पुष्टि की थी कि सर्दियों में ट्रेन का ड्राइवर घने कोहरे की वजह से सिग्नल की अनदेखी कर देता है, यानी उसे नहीं पता चल पाता है कि सिग्नल ग्रीन है या रेड है और वह आगे बढ़ जाता है। तो कई बार इसके कारण हादसे हो जाते थे। तो इसको भी बचाने के लिए कवच को कहा गया कि भाई कवच इस तरीके से भी बचाव कर सकता है। ऐसी स्थिति में रेल कवच ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर स्पीड को कंट्रोल करता है और इससे घने कोहरे में भी सेफ तरीके से ट्रेन चलाने में मदद मिलती है और हादसा नहीं होता है। तो ये भी एक चीज बताई गई। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये रेड सिग्नल है और ड्राइवर 2 किलोमीटर पहले ही इंजन में लगे डिस्प्ले सिस्टम में दिख जाएगा। मान लिया जाए कि भाई ट्रेन यहां चल रही है और उसके आगे 2 किलोमीटर बाद रेड सिग्नल है, तो ये भी कवच के द्वारा इनको पता चल जाएगा, क्योंकि उनके लोकोमोशन जो लोकोमोटिव जो इंजन है उसमें भी एक डिस्प्ले लगा होगा जो बताएगा कि आगे 2 किलोमीटर के बाद रेड सिग्नल है। तो इनको उससे भी जानकारी मिलेगी, और अगर छूट भी जाता है तो भी ब्रेक लगाकर बचा देगा। तो ये बहुत सारी कार्य प्रणाली इसके अंतर्गत है। इसके बावजूद यदि ड्राइवर रेड सिग्नल की अनदेखी करता है और स्पीड को बढ़ाता है तो कवच एक्टिव हो जाता है और कवच तुरंत ड्राइवर को अलर्ट मैसेज भेजता है, साथ ही इंजन के ब्रेकिंग सिस्टम को भी सक्रिय कर देता है। ड्राइवर के ब्रेक नहीं लगाने पर भी ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं और एक सेफ डिस्टेंस पर यह ट्रेन रुक जाती है, यानी दोनों ट्रेनों के बीच आमने सामने की टक्कर नहीं होती है। ये बातचीत इसमें है, यही कार्य प्रणाली है। इसके बाद क्या फायदे हैं? तो इसके फायदे में बताया गया कि जब फाटकों के पास ट्रेन पहुंचेगी तो ये अपने आप सीटी बच जाएगी। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि रेलवे फाटकों पर कई लोग जो है कोलिजन हो जाता है, टकराव हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए इसमें और कई बार तो आपने देखा होगा कि जब फाटकों के पास ट्रेन पहुंचती है तो उनका हॉर्न बजने लगता है। तो ये जो है इसके कवच के होने से अपने आप सीटियां बजने लगेंगी। तो इसमें भी लोकोमोटिव पायलट्स का अगर कहीं से कोई गलती हुई है तो उस पर भी ये सचेत रहेगा। इमरजेंसी के दौरान इस तकनीक के जरिए ट्रेन से एसओएस मैसेज यानी ऑटोमेटिक कंट्रोल रूम को मदद के लिए संदेश चला जाएगा। इसके अलावा इतना ही नहीं, कवच सिस्टम रोल बैक, फॉरवर्ड, रिवर्स मूवमेंट, साइड टक्कर जैसी इमरजेंसी में भी स्टेशन मास्टर और लोको ड्राइवर को तत्काल अलर्ट करने में भी सक्षम है। इतनी सारे फीचर्स हैं रेलवे कवच में। अब इतने सारे फीचर्स होने के बावजूद भी हम थोड़ी सी बात अभी के हादसे की कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आते हैं इसके बारे में कि भाई क्या था, इसका थोड़ा सा इतिहास भी बता देंगे हम। तो अगर हम बात करें, रेलवे मंत्री की बात कर लेते हैं कि भाई अभी जो हादसा हुआ उस हादसे में जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, वो कोरोमंडल एक्सप्रेस जिस ट्रैक पे जाना चाहिए था उससे ही भटक गई। तो उससे ही भटक कर लूप लाइन में चली गई। हम यहां पर इस तरीके से लूप लाइन दिखा देते हैं। अब लूप लाइन में एक मालगाड़ी खड़ी थी, एक गुड्स ट्रेन खड़ी थी, उससे जाकर ये टकरा गई। अब जैसे रेलवे मंत्री ने कहा कि भाई इस पर कवच काम नहीं करता, तो अगर हम कवच की बेसिक प्रणाली देखें तो कवच क्या कह रहा है कि एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें चल रही हैं, तो उनके बीच में अगर कवच होता तो कवच इसको भी सिग्नल देता और कवच इसको भी सिग्नल देता, और इसमें ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम है और ये कुछ सेफ डिस्टेंस पर इन दोनों ट्रेनों को रोक देता। अगर हम बात करें, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस चल रही थी इसकी स्पीड बताई गई 128 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी जो सेफ स्पीड थी वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो रेलवे कवच है इसका एक प्रणाली ये भी बताई गई
कि ये अगर ओवर स्पीडिंग हो रही है, कोई ट्रेन अपनी जो क्षमता है उससे तेज भी चल रही है, तो कवच उसमें होगा, तो उसमें ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम डेवलप हो जाएगा। अब रेलवे मंत्री के अनुसार और एक सामान्य सोच के अनुसार हम भी सोचें तो हमको दिखता है कि भाई ये जो ट्रेन है ये इस रूट में जानी ही नहीं चाहिए थी, और इस वाले प्रणाली पर, मतलब इस वाले ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन ही नहीं थी, तो कवच होता भी तो कैसे बचाव करता। तो एक सामान्य पक्ष ये था। अब दूसरा पक्ष ये कहा गया कि भाई कुछ तो बचाव होता। अब देखिए हम सामान्य सी बात करते हैं कि भाई इसका काम यही है कि एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है, इन दोनों के बीच में टक्कर होने से बचाने के लिए ये दोनों को ही सिग्नल प्रदान कर देता। अब प्रॉब्लम ये हुई कि इसने अपना ट्रैक ही बदल दिया। अब वो जो भी तकनीकी खामियां हुई उनके कारण ट्रैक बदला। तो दूसरी बात ये थी कि इसमें एक सिस्टम और है ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम का। मान लिया जाए मान लिया जाए कि भाई इस कवच से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन अगर कवच होता तो एक कवच में ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम है। मान लिया जाए ये 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, तो जो मालगाड़ी खड़ी हुई थी वहां पर, उसके खड़े होने पर ये अगर इसमें ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम होता तो मान लिया जाए 128 से शून्य नहीं होती, ये 128 से 60 किलोमीटर भी होती, 50 किलोमीटर भी होती, तो जितनी हानि अभी हुई है, जितने लोगों को नुकसान पहुंचा है, उसको थोड़ा तो कम किया जा सकता था। तो ये इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। भले रेलवे मंत्री कहते हैं कि भाई एक ही ट्रैक पे होने पर वो काम करता, लेकिन दूसरी प्रणाली भी उसके अंतर्गत है और कई तरह के सपोर्ट सिस्टम होते कि वो कंट्रोल सेंटर से उसको ज्वाइन कर पाता, वहां पर सिग्नल पहुंचा पाता। दूसरी ट्रेन में भी अगर कवच होता तो उसके लोकोमोटिव पायलट के पास भी ये खबर पहुंच पाती, लोको पायलट के पास भी ये सारी खबरें होती। तो बहुत सारी जो चीजें हुई, यहाँ पे 3 ट्रेनों के बीच में टकराहट हुई, दूसरी जो गाड़ी आ रही थी उसमें भी जो आखिरी के डब्बे थे उनको नुकसान हुआ, तो उसको भी बहुत ज्यादा मिनिमम किया जा सकता था। इतनी भयानक जो त्रासदी हुई है उसको रोका जा सकता था अगर कवच होता। इसमें इस बात की पुष्टि की जा सकती है, क्योंकि एक ही ट्रैक पर होना मतलब ये होता कि भाई बिल्कुल ही नहीं होता अगर कवच एक ही ट्रैक पर बात होती, लेकिन दूसरे ट्रैक पर भी जितनी हानि हो सकती थी उसको कम किया जा सकता था। इससे ये इसकी प्रणाली हमको यही बताती है। अब देखिए हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर ही कि यहां पर अगर हम 2012 की बात करें तो 2012 में मैंने आपको बताया था मनमोहन सिंह सरकार में इसका फर्स्ट ट्रायल हुआ था। कहां हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। तो अगर हम देखें तो भारत में कवच यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का पहला परीक्षण मनमोहन सिंह सरकार के दौरान अक्टूबर 2012 में हो चुका है, और हैदराबाद में हुई इस टेस्टिंग को पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी कहा गया था, तब इसका नाम पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। अब देखिए ऐसी कई टेक्नोलॉजी होती हैं, सरकारें बदलती हैं, नाम बदल देती हैं। अब जैसे अभी जो वर्तमान सरकार है उसने स्वच्छ भारत मिशन चालू किया था, उससे पहले निर्मल भारत योजना हुआ करती थी। तो ये सरकारें बदलने से योजनाओं के नाम और कई तरह की टेक्नोलॉजी के नाम बदलते हैं। तो भाई पहले इन्होंने इसको क्या बोल दिया, पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी कह दिया। अभी जो है टीसीएस के नाम से भी जाना जाएगा और कवच के नाम से भी, आर्मर के नाम से भी, ये अलग अलग नाम है। तो किसी हादसे से पहले ही ट्रेन को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग हुई थी। इस टेस्टिंग के दौरान ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी से लैस 2 ट्रेनों को एक ट्रैक पर ही दिशा में चलाने की अनुमति दी गई थी, और इस दौरान दोनों ट्रेनें एक दूसरे से लगभग 200 मीटर की दूरी पर आकर अपने आप रुक गई थी। ये कब की बात हो रही है? 2012 वाले। और जब अभी आप लोगों ने हाल ही में टीवी पर भी देखा होगा और अब न्यूज चैनल पे वो वाला वीडियो चलता ही रहता है जिसमें अश्विनी वैष्णव थे, तो उस समय जो ट्रेन रुकी थी वो 200 मीटर दूर रुकी थी 2012 की घटना के अनुसार। और अभी 2022 वाला अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उसमें लगभग 380 मीटर के आसपास रुक गई थी ट्रेन। मतलब यहां पे 200 मीटर जो ट्रायल हुआ था उसमें हुई थी, और अभी वाला जो रीसेंट ट्रायल है उसमें और ज्यादा डिस्टेंस पे रोक दी गई थी। इसके बाद ही इसे टेक्नोलॉजी को सफल माना गया था। तो ये अभी हाल ही में जब किया गया था, ये वीडियो मई 2022 का है। इसमें देखा जाए तो 2 टॉय ट्रेन लेकर अश्विनी वैष्णव साहब ने ही बताया था कि भाई अगर ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ जाती है तो ये सिस्टम इस तरीके से काम करेगा और इससे अवॉइड किया जा सकता है एक्सीडेंट्स को। तो हुआ ये 2022 में फिर से रेल मंत्री वैष्णव, जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव थे, उन्होंने कवच की टेस्टिंग की थी। तो 2012 में हुई सफल टेस्टिंग के बावजूद ना तो यूपीए ने ही ना तो एनडीए सरकार ने इस टेक्नोलॉजी पर काम आगे बढ़ाया, और 10 साल बाद मार्च 2022 में एक बार फिर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल बोर्ड के चेयरमैन ने 2 अलग अलग ट्रेनों पर सवार होकर टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया था। इस दौरान यह देखा गया कि 2 ट्रेनें आमने सामने से टकराती हैं या नहीं, और ट्रायल में यह देखा गया कि कवच से ये ट्रेनें 380 मीटर पहले ही रुक गई। अब यही सवाल था इसमें भी कि भाई यहां पर तो जो लूप लाइन में घुसने के कारण मालगाड़ी से ट्रेन टकराई,
तो इस पे इसलिए कवच नहीं लग सकता। लेकिन हमने जो तर्क देखा कि भाई कुछ तो बचाया जा सकता था, कुछ तो स्पीड कम होती कवच के कारण, जिससे जितना भयानक हादसा हुआ है वो थोड़ा सा मिनिमम हो सकता था। तो ये 2022 की घटना है। इसके अलावा अगर हम देखें कि अभी कवच की क्या स्थिति है, तो कवच से ये पता चलता है कि अभी हमारे पास 13,215 इलेक्ट्रिक इंजन है, जिसमें 65 लोको इंजन में ही कवच है। इसके अलावा 19 रेलवे जोन है, जिसमें कवच वाला जो है वो सिकंदराबाद है। इसके अलावा कवच मतलब 1 किलोमीटर पूरे ट्रैक पर कवच के लिए पूरी प्रणाली लगाने में कितना खर्च आता है, तो 30 से 50 लाख प्रति किलोमीटर आता है। और अगर हम जापान का एग्जाम्पल ले लें, हम अमेरिका का एग्जाम्पल ले लें, हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले लें, हम जर्मनी का ले लें, तो वहां पर 2 किलोमीटर प्रति किलोमीटर आता है। तो ये तकनीक उस हिसाब से काफी सस्ती है, लेकिन सस्ता होना किस काम का जब वो पूरी तरह से लागू ही नहीं है। तो ये हादसे जो हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए सबक है, और इसको जितने जल्दी हो सकता है सरकारों को लागू करना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन बैच में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप 7 जून के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है इसमें, 17,499 में ये कोर्स अवेलेबल है। अगर आप कोड यूज करेंगे मनीष लाइव, तो इस कोड को यूज करके आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी कोई डाउट्स आता है तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे पूछ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से आपको आसानी से मिल जाएगी। आपकी राय अवश्य दीजिएगा कि कवच इस रेलवे जो आपदा हुई है या जिससे नुकसान हुआ है, इतनी भयानक त्रासदी जो हुई है, क्या इससे बचाया जा सकता था या नहीं, और क्या तर्क है आपका, उसको भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।